ऑडियो कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है कि महिला लोग को काट देंगे। कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। पुलिस मुसलमानों को अलाउ करती है 5-6 घंटे 8 घंटे तक कि हिंदुओं के घर तोड़फोड़ करने। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वहां मुर्शिदाबाद के हालात भयावह बने हुए हैं और कई हिंदू परिवारों को वहां घर छोड़कर भागना पड़ा है। कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे। कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं। हम लोग कैसे रहेंगे? क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सब सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। आप देखिए, ये भी एक हिंदू भाई की दुकान थी, लूट ली गई। यहाँ पर सामान भी लूट लिया और जो है तोड़फोड़ भी कर लिया। और साथ ही अब जो जहाँ अपनी जान बचाकर जा रहा है, जो इस इलाके को छोड़कर कई ऐसे परिवार है जो शरण ले रहे हैं पास के जिले में। सब कुछ किया मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस हिंसा में बीते दिनों पिता पुत्र समेत कम से कम 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। वहां हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया है। इनमें डीजी से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि राज्य नया वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार पर प्रहार करते उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। स्थिति बहुत चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए। नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ईसीआई शुड रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। स्थिति बहुत गंभीर व नाजुक है। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल में हो रहे इस पूरे खेल को समझाता हूं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और पहले कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एम जैसे दलों के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा रही है। स्थानीय स्तर पर पंचायतों और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए हिंसा भड़काई जाती है या भड़कती है, क्योंकि यह सत्ता और प्रभाव का आधार है। बेरोजगारी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी के कारण सरकारी योजनाओं और संसाधनों पर निर्भरता बढ़ी है। इन संसाधनों पर कब्जे के लिए राजनीतिक समूह हिंसा का सहारा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। चुनावी हिंसा का इतिहास जो है 1970 के दशक से बंगाल में चुनावी हिंसा की परंपरा रही है, जो कांग्रेस, सीपीआई-एम और बाद में टीएमसी के बीच वर्चस्व की लड़ाई से शुरू हुई। पंचायत चुनाव में ये विशेष रूप से बढ़ जाती है क्योंकि ये स्थानीय सत्ता का आधार है। हाल के वर्षों में धार्मिक और जातिगत आधार पर पोलराइजेशन ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया है। कुछ घटनाओं में विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। कई बार राज्य सरकार और प्रशासन पर हिंसा को नियंत्रित न कर पाने या नाकाबी में
पक्षपात के आरोप लगते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ती है। सवाल है कि क्यों राज्य सरकार फेल हो जाती है, क्यों ऐसा होता है कि किसी भी राज्य में जो समुदाय माइनॉरिटी में होता है वो ही प्रताड़ित किया जाता है। क्या यह वोट बैंक की चाहत है जिसकी वजह से राज्य सरकार उनको सुरक्षा देने में फेल हो जाती है? आइए आपको कुछ दिखाते हैं। 11 अप्रैल वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा हुई। इस वीडियो में बताया गया है कि कम उम्र के नाबालिग लड़के इसमें ज्यादा शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के पीछे SDPI यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ है। छानबीन में सामने आया कि SDPI के सदस्य कई दिनों से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का रहे थे। आपको बताते चलें कि एक समय में मुर्शिदाबाद में सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की सक्रियता सबसे ज्यादा थी। बाद में यह सिमी के लोग PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ गए। धीरे मुर्शिदाबाद इनका गढ़ बन गया। अब यही लोग जो सिमी और PFI से जुड़े थे SDPI के साथ जुड़ गए हैं, जिनका गढ़ मुर्शिदाबाद बन गया है। केंद्र सरकार ने सिमी और दोनों को ही प्रतिबंधित कर रखा है। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष श्री मजूमदार ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि यह सब कुछ प्री प्लान्ड है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पुलिस मुसलमानों को अलाउ करती है 5-6 घंटे 8 घंटे तक कि हिंदुओं के घर तोड़फोड़ करने की। ये ममता बनर्जी की दी गई इंस्ट्रक्शन है। पुलिस वो फॉलो करती है। जो लोग दंगा कर रहे थे, आपके पास तो वीडियो है, सबके पास वीडियो है। 14-15 साल के बच्चे हैं, इनको आगे दे रहे हैं, दे के किया जा रहा है। क्यों दे के किया जा रहा है? क्योंकि आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर पाएंगे, 18 साल नहीं हुआ है। पूरा प्लान फुली हो रहा है। हम तो ममता बनर्जी को बार बार बोल रहे हैं कि कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। पश्चिम बंगाल में अगला बड़ा चुनाव 2026 में विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव बीच में ही हो सकते हैं, जिनकी तारीखें अभी घोषित नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव हाल ही में समाप्त हुए हैं और अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे। ऐसे आरोप अक्सर राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते रहे हैं कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने और विरोधियों को कमजोर करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। पर इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। खासकर पंचायत स्तर पर हिंसा का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने या उनके मनोबल को तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि वे किसी खास दल के पक्ष में वोट दें या वोटिंग से दूर रहें, ऐसा भी कहा जाता रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान भड़काऊ बयानबाजी और कार्यकर्ताओं के बीच छोटी मोटी झड़पें हिंसा में बदल जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी केंद्र पर क्या आरोप लगा रही हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। ट्वीट देखलाम, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि BSF बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। बंगलुरु का पैक को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देना चाहिए। मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी? अब देखते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला। BSF क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा
2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं है। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। देखा आपने, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। सवाल ये है कि निर्दोष लोगों की जान जा रही है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद स्थानीय स्तर पर हिंसा को पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है क्योंकि यह गहरे सामाजिक और राजनीतिक तनावों से जुड़ा हुआ है। राजनेताओं का धर्म व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी जिम्मेदारी धर्मनिरपेक्षता और संविधान के प्रति निष्ठा की होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनेताओं का कर्तव्य है कि वे सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के प्रति समान व्यवहार करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रहें। आइए देखते हैं हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हाँ, कुछ राजनेता जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे ये वादों के जरिए हो या भावनात्मक मुद्दों को उभार कर या झूठी सूचनाएं फैला के, लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता। उनकी जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शी रहें, जनता को शिक्षित करें और समाज में एकता को बढ़ावा दें। जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। वोट देते समय तथ्यों की जांच करें, नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन करें और भावात्मक उकसावे में ना आए। इससे राजनेताओं के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकना केंद्र और राज्य दोनों का ही जिम्मेदारी है। आखिर में सबसे बोलना चाहता हूं कि अफवाहों से दूर रहें, फैक्ट को चेक करें, तभी विश्वास करें। आपको एक क्लिप दिखा देता हूं जाते जाते। ये क्लिप न्यूज चेकर के सौजन्य से है। लाठी डंडों से हमला करती इस भीड़ का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के 12 गांव खाली करवा दिए, 150 एकड़ के खेत जलाकर राख कर दिए। लेकिन क्या ये सच है? जब हमने इस वीडियो की फैक्ट चेकिंग शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकली। हमने गूगल पर सर्च किया, पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों ने हिंदू गांव पर कब्जा किया। नतीजा, कोई भी भरोसेमंद न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली। फिर हमने वीडियो का की फ्रेम निकाला और गूगल लेंस से ढूंढा। हमें मिला 2024 का एक फेसबुक पोस्ट जिसमें यही वीडियो पहले से मौजूद था, यानी वीडियो पुराना है, हालिया हिंसा से पहले का। एक यूजर ने इसे शेरपुर मुर्शीदपुर दरबार शरीफ का बताया तो हमने सर्च किया शेरपुर मुर्शीदपुर दरबार शरीफ इंसिडेंट और मिला बांग्लादेश के जमुना टीवी का रिपोर्ट किया हुआ वीडियो। तारीख 28 नवंबर 2024, लोकेशन बांग्लादेश। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये झड़प हुई थी एक धार्मिक स्थल पर जहां ग्रामीणों और एक पीर के अनुयायियों के बीच विवाद हुआ। 13 लोग घायल हुए, 7 को गिरफ्तार किया गया। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। साफ है ये वायरल वीडियो पिछले साल बांग्लादेश में हुए धार्मिक टकराव का है, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठा दावा करके इसे पश्चिम बंगाल की सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ा जा रहा है। ऐसे वायरल झूठ न सिर्फ भ्रम फैलाते हैं बल्कि देश के माहौल को भी बिगाड़ देते हैं। हम आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल की हिंसा रुकेगी और सरकार वहां के हिंदुओं और उन सभी लोगों की रक्षा करेगी जिन पर अत्याचार हो रहा है। तो ये वीडियो था बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय भारत।